नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने राजस्थान ज्योग्राफी की सीईटी के लिए पहली क्लास हमने यूट्यूब पे डाली थी। उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और बेल बटन दबाया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं और थोड़ा और सब्सक्राइबर और बढ़े और हमें प्रोत्साहन दें। कई बार लगता है ना कि अपने प्रयास तो करें। हमारे इस कोचिंग का प्रयास है, क्लासेस का प्रयास, जो बच्चे एजुकेशन तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे, उनको घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से वो सारे सब्जेक्ट का वो नॉलेज जो इन एग्जामों में जो काम में आता है वो उनको सहज सुलभ उपलब्ध हो जाए, है ना। तो उसके लिए एक छोटी सी कहानी से मैं याद करता हूं कि एक बार भगवान राम जब सेतु का निर्माण कर रहे थे लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो हुआ क्या था, एक छोटी सी गिलहरी थी। वो बड़े बड़े पत्थर तैराने के लिए बाकी सब उनकी सेना के साथ तैयारी करते, पर छोटी सी गिलहरी वहां आती, अपने आप को समुद्र में ले जाती, पानी से भिगोती, फिर वापस रेत में आती, उस रेत से अपने आप को लपेटने की कोशिश करती और वापस उन पत्थरों पर जाकर वो रेत डालने का प्रयास करती। तो भगवान श्री राम तो मायावी थे, उन्होंने वो सारी ये चीज देख रहे थे। तो उन्होंने गिलहरी से पूछा कि एक छोटी सी गिलहरी, तुम कर क्या रही हो? तो गिलहरी ने कहा, हे प्रभु, आप मायावी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो? फिर भी भगवान श्री राम ने अनजान बनते हुए पूछा, नहीं आप बताओ तो सही। तो गिलहरी ने कहा, इतिहास के अंदर जब भी लिखा जाएगा कि भगवान श्री राम ने अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था, युद्ध के लिए तैयारी कर रहे थे, चाहे रेती के दो चार कण ही सही, लेकिन योगदान तो मेरा भी रहा होगा। तो साथियों, इसी उद्देश्य के साथ हमने हमारी क्लासेस शुरू की है। चाहे 2, 5, 25, 50, 100 जिन बच्चों तक जिनके पास ये सुविधाएं सहज उपलब्ध नहीं हो रही है, वहां तक ये क्लासे, ये ज्ञान जितना हो सके उतना पहुंचाएं, तो उनको उनका भविष्य निखारने में जितनी मदद हो सके हम करें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। देखिएगा, हमने राजस्थान ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज लिया था, जहां पर हमने बताया था, जहां लास्ट क्लास एंड की थी वहां से हम शुरू करते हैं कि राजस्थान के जो जिलों की हम बात कर रहे थे, बॉर्डर के जो जिले हैं, पहली क्लास में थोड़ा सा जल्दबाजी में एरर हो गया था, उसको करेक्शन पहले कर देते अपन कि यहां पर बॉर्डर में 5 जिले आते हैं। एक तो गंगानगर, बीकानेर, और यहां से ये जो फलोदी जो जोधपुर से लोग, जोधपुर बॉर्डर से टच नहीं करता है, जैसलमेर और बाड़मेर, ठीक है ना, ये तो हो गया। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 5 जिले ही यहां पर अपने पाकिस्तान से अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं राज्यों की, जो अंतरराज्यीय सीमा जो बना रहा है राजस्थान, किन किन राज्यों से बनाता है, कितनी सीमाएं बनाता है और कितने जिले उससे टच करते हैं दूसरे राज्य से, है ना। तो यहां पर देखिएगा, ये गंगानगर और उसके साथ में ये हनुमानगढ़, है ना, ये 2 पंजाब से सीमा बनाते हैं, जो कि सबसे छोटी सीमा है, सबसे छोटी अंतरराज्यीय सीमा यहां बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां से शुरू होता है हरियाणा, यहां पर ये हरियाणा सीमा बनाना शुरू करता है, जो यहां पर डिग तक आकर स्टॉप होता है। ये सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश जो बनाता है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट, है ना, सीमा बनाता है हरियाणा, ओके। उसके बाद यहां पर ये यूपी से सीमा बनाता है राजस्थान। यूपी में उसका नंबर कब आता है अपन आगे में सीक्वेंस बता दूंगा। यहां पर 3 जिले इसके अपने राजस्थान के वहां डिस्ट्रिक्ट टच करते हैं, और सबसे ज्यादा लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ, ठीक है ना, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, ठीक है ना। यहां पर अपने को ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना। और एक यहां से एमपी के बाद यहां शुरू होता है अपने जीजे, गुजरात, ठीक है ना। तो कहां कहां से कितनी सीमाएं बनाता है, ये मैप का थोड़ा आप आउटलाइन रखना, ठीक है। कौन कौन से जिले अपन आगे बात करते हैं। सबसे ज्यादा पहले तो ये सीक्वेंस याद रखना, एमपी, उसके बाद एचआर हरियाणा, फिर जीजे गुजरात को हमेशा आपको सेंटर में ले लेना है, फिर यूपी और फिर पंजाब,
ये सीक्वेंस याद रखना आपके एग्जाम के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सीक्वेंस पूछा गया है, कभी ऑप्शन में कोई एक हट गया तो निम्न में से कौन सा सबसे अधिक सीमा बनाता है, ये हो सकता है। तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा, है ना। एमपी के साथ लगभग 1600 किलोमीटर सीमा बन रही है अपनी। हरियाणा के साथ 1262, यहां पर 1022, ठीक है ना। यहां पर 877 और सबसे कम पंजाब से बनती है, ठीक है ना, वो लगभग 89 किलोमीटर से। ये किलोमीटर थोड़ा सा, ये डिजिट फैक्ट याद नहीं रहे कोई, लेकिन आपको सीक्वेंस एटलीस्ट याद होना चाहिए, है ना। अब अपन चैप्टर राजस्थान ज्योग्राफी का जो दूसरा अध्याय है भौतिक प्रदेश, उसका इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा बहुत लिया था, उसको आज हम डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। ये जिसको उतारना एक बार उतार लीजिए इतने में, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम देता हूं मैं, ठीक है। उतार लिया होगा। थोड़ी एक इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड और है, वो आप नोट करना चाहे कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था एमपी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है, ठीक है। गुजरात को आपको बीच में ले लेना है, सेकंड हरियाणा हो गया, उसके बाद यूपी, ठीक है ना, और लास्ट में आता है पंजाब। ये सीक्वेंस याद रखना। डिस्ट्रिक्ट अगर यहां पर 10 जिले हैं, मैप में आप कोशिश कीजिएगा देखने के, है ना। हरियाणा के 8 जिले, गुजरात के 6 जिले, गुजरात से जो टच करते हैं ना, गुजरात से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान के जो जिले टच कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं, वो एक ये डिजिट है। आपको ये डिजिट याद होना चाहिए, बाकी मैप पे आप देखने का प्रयास करना, आपको सहज दिख जाएगा ना। थोड़ा मैप का अभ्यास करेंगे तो बहुत सारे अप्लाइड क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद यूपी के अंदर 3 हो जाएगा। देखिए स्टार्ट किया, आपको सीक्वेंस याद रखने का तरीका, यहां पर 2 लेस करो, 2 लेस करो, यहां आधा कर दो, और यहां पंजाब के लास्ट में 2 हो गया, ठीक है ना। ये तो हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक और था कि जो अपने अंतरराष्ट्रीय सीमा जो बन रही है ना ये राजस्थान से, वो निर्धारण रेड क्लिफ लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो सर सिरिल रेड क्लिफ ने निर्धारण किया था, वो था 17 अगस्त 1947, अपने आजादी के 2 दिन बाद, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। अच्छा, एक और अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में अपनी है 1070 किलोमीटर, है ना। ये वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, ठीक है ना। टोटल है 5920, ये 4850, ये हो गया अंतर राज्यीय सीमा, है ना। ये कुछ फैक्ट है आपको ध्यान रखना। ये कितना है कुल का, लगभग 18%। अंतरराष्ट्रीय सीमा 18% है। राजस्थान की जो पूरी सीमा है उसका 18% ये बैठता है, ठीक है ना। अब अपन आते हैं भौतिक प्रदेश पर। जैसे मैंने एक दिन बताया था, भौतिक प्रदेश जो अपने राजस्थान के कौन कौन से हैं, उसमें हम व्यक्तिगत आधार पर, तो एक ही नाम आपको याद रखना है, व्यक्तिगत आधार पर वर्गीकरण किया था वीसी मिश्रा ने। ये ध्यान रखिएगा डाटा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान के भौगोलिक भौतिक स्वरूप है उनका वर्गीकरण किस व्यक्ति ने किया था, वीसी मिश्रा, और उन्होंने उसको 7 भागों में बांटा था। आपके सीटी लेवल पर 7 भागों के नाम याद करने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं बता दूंगा आपको, इसको नोट डाउन करने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा सा ये आउटलाइन, यहां अरावली है, शुष्क, अर्धशुष्क और ये ऊपरी नहरी वाला क्षेत्र, 3 तो यहां है, एक अरावली, चौथा, ठीक है ना। यहां पर हाड़ौती वाला भाग और मैदान के 2 भाग किए हुए हैं। ये तो औद्योगिक क्षेत्र वाले, पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र और दक्षिणी मैदान, है ना, दक्षिण पूर्वी मैदान। तो ये 7 भाग ही होते हैं, 4, 5, 6 और 7, ये हाड़ौती पठार वाला भाग, ठीक है। पर ये आपको इतना डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कम से कम 7 भाग उन्होंने
विभाजित किए थे, 7 भागों में बांटा था। ये थोड़ा आपको डाटा याद होना चाहिए, आपके एग्जाम तक लेवल है ना। फिर अपन आगे बात करते हैं कि इसको उच्चावच के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। उच्चावच प्लस जलवायु के आधार पर, है ना। उच्चावच और जलवायु के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। पर्वत हो गया आपके, पठार, मैदान और मरुस्थल, है ना। तो मैंने ये बताया था आपको, ये 1, 2 और 3 ये तो होते हैं आपके उच्चावच आधार पर, ठीक है। और ये मरुस्थल जो है वह आपके जलवायु आधार पर इसका निर्धारण किया गया है, ठीक है ना। ये तो भाग हो गए, लेकिन इनमें कौन कौन से प्रदेश है, वो 4 प्रदेश कौन कौन से, अपन उसकी बात करते हैं। आइए मैप पे देखते हैं, मैप से आपको सहज याद हो जाएगा, है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम यहां पर ये बात करते हैं अरावली की, ठीक है ना। अरावली के पश्चिम की ओर इधर है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, उससे आपको याद करने में भी सुविधा होगी। ये अरावली हो गई, यहां पर हो गया आपका मरुस्थल, है ना। ये हो गई आपके अरावली, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, ठीक है, जिसमें आपके ये वाला भाग आ गया। और ये आ गया मैदानी प्रदेश। ये 4 भाग हो गए, ठीक है ना। वर्गीकरण कैसे किया गया है, 4 भाग बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत आधार पर 7 है और भौतिक प्रदेश को राजस्थान के 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 भाग कौन कौन से हो गए, तो मरुस्थल वाला। आगे हम डिटेल पढ़ेंगे, मरुस्थल के सब क्लासिफिकेशन, उप विभाजन अलग है, लेकिन मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। अपने को यह देखना है कि कौन से भौतिक प्रदेश का राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में कितना परसेंटेज है, ठीक है ना। टोटल परसेंटेज कितना है यह आपको देखना है। तो परसेंटेज इसका देखिएगा, हाथों हाथ याद कर लेना इसको। ये 61.11% है, ठीक है, 61.11%, ठीक है। अब 61 के अंदर, क्वेश्चन के अंदर कभी 2/3 लिखा हुआ आता है, परसेंटेज में ना देके उसको भाग में देख ले, फ्रैक्शन या भिन्न रूप में दे दे तो 2/3 भाग भी लिखा हुआ आता है। और कभी कभी लगभग 60% भी लिख देते हैं। तो इस ऑप्शन लगभग एग्जैक्ट डाटा ये है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसके अनुसार आपको उसका जवाब देना है, ठीक है ना। अरावली है आपके 9% क्षेत्रफल में, ये तो हो गया क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अरावली हो गया 9% क्षेत्रफल में, राजस्थान के 9% भाग पर अरावली फैली हुई है, ठीक है। मैदानी प्रदेश आपका है 23% पे, ठीक है। और हाड़ौती आ गया, देखिएगा यहां देखो 23 और 9, तो इसको रिमेनिंग आ जाएगा 6.89%, ठीक है ना। 23 और 9 32 हो गया। तो बाकी का ये जो घटा था उसको आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। एक को 61 पॉइंट ये हो गया, और यहां से 23 और 9 30 तो ये हो गया, बाकी 70 था तो 61.11 का रिमेनिंग ये हो गया। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं 61.11, उसको 70 कहां करेंगे, इस भाग से इस भाग में, ठीक है। मैप से याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। रही बात अब यहां पर पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या कितनी वहां बसती है। मरुस्थल के अंदर जो जनसंख्या है वह आपके 40% बसती है, ठीक है। यहां पर जनसंख्या आपके 10% बसती है राजस्थान की, है ना। अब ये 50 तो ये हो गया, अब यहां पर ये आ जाएगा 30%, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए 50 30, तो यहां पर आ गया है आपके 20%, ठीक है ना। इस तरीके से पॉपुलेशन का आपको देखना है। अब अपन बात करते हैं एक एक भाग की, है ना।
चार भाग हो गए, चारों भाग आपको याद रखने कितने भागों में बांटा गया है आपके एग्जाम के लेवल तक, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे मरुस्थलीय भाग की, कि आगे जो फर्स्ट जो भाग है उसका वो कितने भागों में बटा हुआ है, ठीक है ना। मरुस्थल का 40% और ये 10-50 हो जाएगा, यहां पर 23 की जगह ये 39 है, ठीक है ना, और यहां पर ये 11% है। ये आपको परसेंटेज का डाटा इन दो के बाद ये ध्यान रखना है, 50 यहां दो भाग में हो रहा है, इधर वाले में 50 उधर हो रहा है ना, ये थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना। क्वेश्चन अप्लाइड में ये होगा, कभी स्टेटमेंट में दे दे तो सबसे अधिक क्षेत्रफल मरुस्थल वाले भाग का है और सबसे अधिक जनसंख्या देखें तो भी यहां होता है। कई आदमी डिसाइड कर जो देखता है स्टेटमेंट में आ गया कि यार वहां तो क्षेत्रफल ज्यादा है, मरुस्थल में कहां इतनी पॉपुलेशन, लेकिन ओवरऑल देखिए तो यहाँ हालांकि इसका एरिया ज्यादा होने की वजह से वहां जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा यहां पर मिलेगा और यहां मिलेगा, है ना, क्योंकि यहां पर सुटेबल है, कल कारखाने आराम से लग सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो अपन आ जाते हैं मरुस्थल वाले भाग में। जैसे राजस्थान के अंदर अपन इतने ही भाग की बात करेंगे, ठीक है ना। ये मरुस्थल वाला जो भाग है इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक तो शुष्क और एक होता है अर्ध शुष्क, ठीक है ना। अच्छा, मरुस्थल के लिए कुछ डाटा लिख लीजिएगा आप। अगर मरुस्थल को अपन इंडिया के अंदर और पाकिस्तान की बात करें, इंडिया और पाकिस्तान, यहां पर इंडिया के अंदर अपना 85% है और पाकिस्तान के अंदर चला गया है 15%, ठीक है ना। अब यही इसी मरुस्थल की बात करें, थार के मरुस्थल की, है ना, अपना जो मरुस्थल है उसका नाम है थार का, सब जानते होंगे ये तो, थार के मरुस्थल का ये भाग है। अब इंडिया के अंदर कौन कौन से राज्य हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। एक तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये चार राज्यों में फैला हुआ है। जहां पर हमने कहा था राजस्थान में कितना फैला हुआ है, 61.11% एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहां पर आपको यह देखना है कि शुष्क और अर्ध शुष्क दो भागों में बांटा गया है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क को बांटने वाला क्या फैक्टर है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा, सॉरी, समवर्षा रेखा, यानी कि एक लाइन होती है जहां पर ये 25 सेंटीमीटर से कम बारिश यहां होती है और उससे ज्यादा यहां होती है। और ये जो मरुस्थल को अरावली से अलग जो करता है, ठीक है, जो मरुस्थल को अरावली से जो अलग करता है वो है 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये दो फैक्ट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। ये जान बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दो तीन पॉइंट से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैप में देखने की कोशिश करना कि शुष्क और अर्ध शुष्क इसके अंदर कौन कौन से जिले आ रहे हैं, इसका हम उप विभाजन करेंगे। टोटल अपना 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में मरुस्थल फैला है, ठीक है ना। टोटल 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर में मरुस्थल फैला हुआ है, किलोमीटर में, है ना। जहां पर 1,00,000 किलोमीटर स्क्वायर यहां शुष्क मरुस्थल में है और 75,000 जो है वो आपके अर्ध शुष्क में, ये डाटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर हम अपन शुष्क के बारे में भी डिटेल बात करते हैं और अर्ध शुष्क के बारे में भी बात डिटेल करते हैं ना, ठीक है। इतना उतार लीजिए फटाफट, थोड़ा सा मैप बना के ही करना, मैप याद रहेगा, पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, है ना। फटाफट मैप बना लीजिए।
ठीक है, ये उतार लिया होगा आपने। यहां पर शुष्क मरुस्थल का, ये तो समवर्षा तो ये है, यहाँ पर अरावली से जो अलग करता है वो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। और यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थल में वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 25 से 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर 0 से 25 सेंटीमीटर, ये तो वर्षा की मात्रा हुई है ना। अब अपन बात करते हैं शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा गया है ना। मरुस्थल में होता क्या है? रेत होती है ना। मरुस्थल की रियल डेफिनेशन तो ये है, मरुस्थल यहां पर डेडलैंड जिसको बोलते हैं, जहां पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, वनस्पति नहीं पाई जाती है और जनसंख्या विरल होती है ना। ये इसकी मेन विशेषता होती है मरुस्थल की। तो अपने यहां तो होता है एक बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप विहीन। विहीन यानी कि जहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, फिर मरुस्थल कैसे हो गया? मैंने कहा ना, मरुस्थल का मतलब केवल रेत नहीं होता है। यहां पर बालू का स्तूप नहीं है, लेकिन शुष्क परिस्थितियां है, न तो कोई वेजिटेशन हो रहा है, न वनस्पति पैदा हो रही है, न फसलें पैदा हो रही है, कुछ भी नहीं है ना। जहां पर वीरान भूमि, चट्टानी भूमि पाई जाए, उसको भी मरुस्थल कहा जा सकता है ना। जैसे अपने शीत मरुस्थल भी होते हैं, ये अपने शुष्क मरुस्थल, शीत मरुस्थल भी होते हैं। तो बालू का स्तूप विहीन जो होता है उसको हम कहते हैं, ये चट्टानी भाग होता है ना, उसको कहते हैं हम हमादा। ठीक है ना, इसको हम हमादा कहते हैं। ये है 48 पॉइंट समथिंग है, और ये रिमेनिंग जो है लगभग 52%, लगभग 52 है। ये 48 पॉइंट समथिंग होती है, ये 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये इसका डाटा आप देख लीजिएगा। हालांकि इतना डीप आपके लेवल में नहीं आएगा, इसको मैं हटा ही देता हूं ताकि आप ज्यादा याद करने के चक्कर में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बालू का स्तूप युक्त, बालू का स्तूप विहीन। ठीक है, अब बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है। ठीक है ना, और ये हमादा वर्ड याद रखना। ठीक है ना, बालू का स्तूप विहीन मरुस्थल वाले भाग को क्या कहते हैं? हमादा। हमादा के उदाहरण हो गए, एक तो जैसलमेर के अंदर पोखरण, लोद्रवा, रामगढ़। ठीक है ना, पोखरण, लोद्रवा, रामगढ़। जोधपुर में है ना बाप, जो कि अभी फलोदी, वर्तमान में वो फलोदी में है। ठीक है, पहले डाटा में जोधपुर, कहीं एग्जाम में अगर फलोदी की जगह ये आ जाए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये हमादा के कुछ उदाहरण है। ठीक है, इससे आगे की क्लास इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और क्वेश्चन भी से ज्यादा आते हैं। तो अपन नेक्स्ट कल की क्लास के अंदर इसका पूरा क्लासिफिकेशन करेंगे। और अरावली लगभग कंप्लीट, अरावली चैप्टर भी थोड़ा सा, अरावली का जो क्लासिफिकेशन वो थोड़ा सा लंबा है, उसको भी अपन कल पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, यानी कि एटलीस्ट 1 या 2 क्लासें और लगेंगी इस चैप्टर को पूरा करने में। ठीक है, जय भारत, जय हिंद।